क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है, फिर भी अपनी पूरी ताकत क्यों नहीं दिखा रहा है? तो इसका जवाब है कि हमारा पुराना आर्थिक नियोजन। ये वो जंजीरें हैं जो हमारे निजी क्षेत्र को उड़ान भरने से रोक रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द प्रिंट के इस आर्टिकल के बारे में, जिसमें ये है कि हाउ इंडियाज डिजास्टर्स अटेम्प्ट एट इकोनॉमिक प्लानिंग चॉक्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को कैसे बाधित करती है हमारा ये पुराना आर्थिक नियोजन। अब देखिए, भारत जो है विश्व का एक उभरता सितारा है जहां पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, यहां पर मेहनत की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम पीछे क्यों जा रहे हैं? तो इसका मतलब है कि ये ऐसा क्यों रहा है? इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग भारत का जो पुराना आर्थिक नियोजन है, जो सरकारी नियमों या फिर नीतियों से भरा हुआ है, ये हमारी आर्थिक प्रगति को रोक कर रखता है। देखिए, हमारा जो निजी क्षेत्र है, जिसमें हमारा जो उद्यमी क्षेत्र आता है, स्टार्टअप्स आते हैं, जो हमारी कंपनियां आती हैं, विश्व मंच पर लगातार कमाल कर रही हैं, जैसे कि जोमेटो, ओला, पेटीएम जैसे जो नाम है आज एक ग्लोबल ब्रांड्स बन चुके हैं। लेकिन फिर भी जो जटिल सरकारी नियम है, जैसे कि लाइसेंस या फिर परमिट वगैरह या ब्यूरोक्रेसी, उनके रास्ते में ये रोड़े बने हुए हैं। ये वो सारी बाधाएं हैं जो हमारे प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से खुलकर उड़ने से रोकती है। तो भारतीय प्रतिभा की जो वैश्विक मांग है, उसके बावजूद भी भारत में इसकी पहचान कम है, क्योंकि ये सब कुछ हमारी जो पुरानी नीतियां, जो हमारे पुराने आर्थिक नियोजन है, जिसमें लाइसेंस जरूरी होता है या फिर ब्यूरोक्रेसी या फिर परमिशन वगैरह जरूरी होती है, उसको लेकर ये हमारा निजी क्षेत्र प्रगति नहीं कर पाया है। आर्थिक नियोजन ने भारत के विकास प्रतिमा को कई तरह से प्रभावित किया है, जहां पर इसने कुछ क्षेत्रों में प्रगति को बढ़ावा भी दिया है। ऐसा नहीं कि हर क्षेत्र में इसने प्रभावित किया, हालांकि कुछ क्षेत्रों में ये प्रगति को आगे भी लेकर गया, लेकिन उसके साथ ही कुछ बाधाएं भी उत्पन्न हो रही हैं। अब देखिए, आर्थिक नियोजन एवं विकास कैसे हो रहा है। तो आर्थिक नियोजन का योगदान और उसकी लिमिटेशंस क्या है। आर्थिक नियोजन क्या है, खास करके इसमें हम करेंगे जो 5 ईयर प्लानिंग है, यानी कि पंचवर्षीय योजना है, उसके माध्यम से भारत में स्वतंत्रता के बाद जो भी आर्थिक विकास किया गया, गरीबी को खत्म करने के लिए या फिर बुनियादी ढांचा जो भी था उसका निर्माण करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं का एक बेस, यानी कि एक आधार बनी थी। अब देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय पर भारत की सिचुएशन ऐसी थी कि वो किसी भी देश के साथ इतने अच्छे से व्यापार करने के लिए तैयार नहीं था, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा चुकी थी, पूरी हलचल मची हुई थी। उस समय पर ये जो पंचवर्षीय योजना का एक मतलब कि एजेंडा रखा गया था, ये काफ़ी हेल्पफुल रहा था। इसकी कुछ नीतियों ने विकास और प्रतिभा को बाधित भी किया है, जैसे कि ये इसमें नौकरशाही दिखती है या फिर लाल फीताशाही भी नजर आती है। तो योजना आयोग बनाया गया था और जो राष्ट्रीय विकास परिषद था, उन जैसी ये भी बॉडीज ये तैयार की गई थी। इन्होंने केंद्रीकृत नियोजन को बढ़ावा दिया था, यानी कि ये पूरा सेंट्रलाइज्ड था, यानी कि सेंटर की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा था, जिससे निर्णय लेने की जो प्रक्रिया थी वो धीमी होती गई, काफ़ी जटिल प्रक्रिया बनती गई। इससे नवाचार और जो भी प्रौद्योगिकी थी उसको बढ़ावा देने में बाधा आई, क्योंकि हर प्रकार से निर्णय लेना पड़ता था, आयोग के द्वारा ये निर्णय लिया जाता था, और इससे निजी क्षेत्र को काफ़ी लाइसेंस राज का सामना करना पड़ा। यानी कि कोई भी जो प्राइवेट सेक्टर है या फिर प्राइवेट कंपनी ओपन करना चाहती है यहाँ भारत में, तो उसको लाइसेंस की ज़रूरत थी, परमिशन की ज़रूरत थी, फिर उस पर ब्यूरोक्रेसी के नियम लागू होते थे। तो इन सभी ने ये जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है इसको पीछे रखा है। इसके अलावा जो निजी क्षेत्र की अपेक्षा, जैसे हमारी जो इकॉनमी है वो मिक्स्ड इकॉनमी है, यानी कि ना तो पूरी तरह से ये पूंजीवादी है, ना ही पूरी तरह से ये समाजवादी है। इसके बावजूद जो समाजवादी मॉडल है उसने सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी है, यानी कि जो गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक सेक्टर है उसको प्रायोरिटी दी गई, जिससे जो निजी क्षेत्र या फिर जो भी निजी प्रतिभा थी या फिर निजी कुशल है उसका दमन होता गया। निजी क्षेत्र में लाइसेंस, परमिट और भारी करों के जाल में जो भी उलझना पड़ा उसको, जिससे नवाचार जो है काफ़ी कॉम्पिटिटिव होती गई और इससे लिमिटेशंस बढ़ गई थी। अब देखिए, आर्थिक नियोजन क्या है। तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान दिया, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी था, लेकिन इसने तकनीकी नवाचार या फिर औद्योगिक विकास जो भी भारत में हो रहा था उसको इतना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं कर पाई। जब हम देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति आई थी 1966 के दौर में, तो उस समय पर भी ज़्यादा कृषि केंद्रित ही जो नीतियाँ बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद जो अगली पंचवर्षीय योजना थी उसमें ये कहा गया था कि अब जो कृषि है उसको हमने डेवलप कर लिया है, अब उसके बाद हम इन्होंने कहा था कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे।
और उसी के बाद से पूरी तरह से फिर भी उनको प्रोत्साहन नहीं मिल पाया इंडस्ट्रीज़ को। इससे जो भी टेक्निकल प्रतिभा थी या फिर शहरी विकास, उसके जितने भी मौके थे वो एक लिमिट के बीच रह गए थे। इसके अलावा प्रतिभा पर प्रभाव भी पड़ा था, जो रोजगार सृजन में कमी आई। नियोजन का क्या उद्देश्य था कि पूर्ण रोजगार देना या फिर सामाजिक न्याय करना था, लेकिन हिंदू विकास दर जो हुआ था 3.5% के कारण रोजगार के अवसर कम होते गए, यानी कि सीमित हो गए। इससे जो भी कुशल प्रतिभा थी उनको अच्छे मौके नहीं मिल पाए, और जितने भी जो कौशल व्यक्ति थे वो विदेशों में अपने मौके तलाशने के लिए मजबूर हो गए, जिसे ब्रेन ड्रेन के रूप में जाना जाता है कि उन्हें यहाँ पर अच्छे रोजगार के मौके नहीं मिल पाए, तो उन्होंने अपने ब्रेन का यानी कि अपनी प्रतिभा का यूज विदेश में पैसा कमाने के लिए किया था। इसके अलावा शिक्षा और कौशल विकास पर कम ध्यान दिया गया था। योजनाएं ये जो बनाई गई थी पंचवर्षीय योजनाएं, इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जितने भी सामाजिक क्षेत्र है उनको प्रायोरिटी दी गई, लेकिन इनमें टेक्निकल शिक्षा नहीं थी। इनमें कौशल विकास पर कम निवेश किया गया था, यानी कि सिर्फ जो बुक्स रीडिंग होती है या फिर बुक वर्म टाइप, एक प्रकार से सिर्फ वैसी शिक्षा दी गई, थ्योरेटिकल शिक्षा मिली, कोई भी प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं दी गई, जिससे जो भी निवेश था उसमें कम, यानी कि यहाँ पर स्किल कम होती गई। लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा जो भी कौशल विकास नहीं हो पाया। इससे पूरे विश्व स्तर पर जो भी प्रतिस्पर्धा प्रतिभा था उसका विकास सीमित हो पाया, यानी कि भारत हर एक क्षेत्र में इतना आगे नहीं बढ़ पाया जितना कि पूरे विश्व में बढ़ सकता था। इसके बाद ये जो पंचवर्षीय योजना चली थी या फिर ये जो आर्थिक नियोजन था, इसमें जो भी अलग अलग रीजन्स को लेकर एक बैलेंस नहीं बन पाया था। जैसे कि जो हरित क्रांति थी, जिसमें खास तौर पर ये कहा जाता है कि पंजाब, हरियाणा या फिर यूपी के क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभाव देखा गया, इनको प्राथमिकता दी गई थी, जबकि जो बाकी क्षेत्र थे वो इस बात से परे रह गए। इससे जो क्षेत्रीय स्तर पर जितनी भी प्रतिभा थी उनको अवसरों की कमी का सामना करना पड़ा, यानी कि वो क्षेत्र इतने डेवलप नहीं हो पाए, वहाँ पर कृषि इतनी अच्छी नहीं हो पाई। अब देखिए, आर्थिक उदारीकरण से बदलाव हुआ है कुछ। 1991 के बाद भारत में कुछ बदलाव देखे गए, आर्थिक सुधार हुए थे। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म आए, उसके बाद जो नियोजन की जितनी भी बाधा थी उसको दूर किया गया था। लाइसेंस को खत्म करने के लिए और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिभा को एक नए मौके मिले, उनको अच्छा अवसर मिला। विशेष रूप से जो सूचना प्रौद्योगिकी और जो स्टार्टअप्स का क्षेत्र है उस क्षेत्र में भारत आगे बढ़ पाया। हालांकि जो नियोजन के शुरुआती दशकों की जो भी कठोर नीतियां रही थी उससे भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में काफ़ी पीछे रखा गया, यानी कि कुछ नीतियां भारत में इतनी कठोर बनाई गई थी, जैसे कि अभी हमने पीछे बात की, जो प्राइवेट सेक्टर था उसको लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी। उसके अलावा जो भी उन पर जो भी ब्यूरोक्रेसी के नियम लागू होते थे, फिर उनको टैक्स देना पड़ता था। तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना निजी सेक्टर्स को करना पड़ा, जिससे जो पूरे विश्व में निजी सेक्टर हमारे पीछे रह गए थे। इससे काफ़ी अवसरों की कमी के कारण देश जो है देश कि मतलब अवसर जो थे वो पीछे चले गए। इसके अलावा अगर हम असली समस्या की बात करें, क्या है कि आज़ादी के बाद जब भारत ने इसको अपनाया था ताकि देश को बैलेंस किया जा सके, उस समय ये ज़रूरी था, लेकिन अब क्या इसकी ज़रूरत है। अब देखिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे घर में आपने 1 महीना पहले आप गेहूँ लेकर आए, तो अब आपने गेहूँ, आपके पास इतना पर्याप्त गेहूँ है ना, तो आप खुद भी कृषि करते हैं, आप गेहूं उगा लेते हैं। अब जो आप इतने मतलब 1 महीना पहले जो गेहूं लेकर आए थे, अब वो आपके काम का नहीं है, तो क्या करेंगे आप? उसको रखेंगे या फिर बेच देंगे? ऑब्वियसली आप बेच ही देंगे, या फिर जिसको ज़रूरत है उसको दे देंगे। तो इसी तरह से ये एक आर्थिक नियोजन को हम समझ सकते हैं कि उस समय पर हमारा भारत काफ़ी पिछड़ा हुआ था। उस समय पर इन नीतियों की ज़रूरत थी, ऐसी जो भी पॉलिसीज़ वगैरह थी उनकी ज़रूरत थी, रूल्स रेगुलेशंस की ज़रूरत थी। अनुशासन लाने के लिए भारत में हर प्रकार की पॉलिसी की काफ़ी ज़्यादा नीड थी। लेकिन आज के समय पर क्या इस आर्थिक नियोजन को चेंज किया जा सकता है, इन पॉलिसीज़ में बदलाव किए जा सकते हैं। हमारी रफ्तार को ये चीज़ें आजकल धीमा कर रही हैं। निजी क्षेत्र को अगर ज़्यादा आज़ादी मिले या नियम कम हो और इन्हें इनोवेशन के लिए एक खुला ग्राउंड दिया जाए, तो सोचिए हमारा भारत क्या से क्या कुछ हासिल कर सकता है। जैसे उदाहरण से इसे समझते हैं, टेस्ला जैसी जो वैश्विक कंपनियां उन्होंने भारत में निवेश करना चाहती हैं, लेकिन हमारे जो नियम है या फिर जो पॉलिसीज हैं उन्हें रोक देती हैं। अगर हम इन बाधा को हटा दें तो न केवल विदेशी निवेश बढ़ेगा, बल्कि भारतीय कंपनियां भी ग्लोबल मार्केट में और मजबूती से आगे आ पाएंगी। रोजगार बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी में क्रांति आएगी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो नई ऊंचाइयों को छूने लगेगी। तो इसी प्रकार से ये जो आर्थिक नियोजन में जो पहले की समस्याएं थी, अब उनको हमें हटाकर यानी कि पॉलिसीज को कम करना होगा, यानी कि उनको
फ्लेक्सिबल बनाना होगा ताकि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो आगे बढ़ पाए और फिर भारत जो है पूरे विश्व में एक प्रतिनिधित्व बन पाए। इसके अलावा इसकी प्रमुख बाधा जो है वो केंद्रीय नियोजन था, यानी कि केंद्र के द्वारा आयोग बनाकर उनके द्वारा फैसले लिए जाते थे, जिससे जिला और पंचायती सत्र नियोजन का जो प्रभाव वो कम होता गया, यानी कि स्टेट को नज़रअंदाज कर दिया गया। इसमें आय में असमानता थी। नियोजन का उस समय पर उद्देश्य क्या था कि जो भी असमानता थी उसको कम करना, लेकिन ये पूरी तरह से तो सफल नहीं हो पाया, जिससे सामाजिक आर्थिक जो बैलेंस था वो बिगड़ गया। उसके अलावा पर्यावरणीय अपेक्षा है, नियोजन में जो पर्यावरण स्थिरता पर ध्यान कम दिया गया था, जिससे जो हम आज का विकास देखते हैं उसको प्रभावित किया जा रहा है। जैसे कि पर्यावरण को लेकर आज भी हम इतने अवेयर नहीं हैं। हम क्या करते हैं, हम जो पेड़ काटते हैं या फिर टेक्नोलॉजी के नाम पर इतना कुछ कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, लेकिन हमें प्रकृति की प्रकोप का भी सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए हाल ही में जो अभी उत्तरकाशी में जो अभी लैंडस्लाइड हुई या फिर वहाँ आए दिन होती रहती ऐसी लैंडस्लाइडिंग, तो ये सब कुछ वहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में डेवलपमेंट के नाम पर हो रहा है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र बने ही नहीं है वहाँ पर रेल लाइनें बिछाई जाएं या फिर वहाँ पर सड़कों का निर्माण किया जाए। वहाँ पर लोग बड़े बड़े होटल्स बना रहे हैं, वहाँ पर इतनी डेवलप के नाम पर कंपनियां ओपन की जा रही है, हालांकि वो ऐसा क्षेत्र नहीं है। वहाँ देखिए पहाड़ी क्षेत्र में ऐसे लोग अगर घर बनाएंगे, वहाँ पर होटल बनाएंगे, अपने जो भी इमारतें वगैरह खड़ी करेंगे, तो आने वाले समय में उनको नुकसान हो सकता है। तो हम पर्यावरण को लेकर भी अभी इतने अवेयर नहीं हो पाए हैं, तो ये सभी समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। तो अब देखिए इसका समाधान क्या है। इसमें एक समाधान ये हो सकता है कि हम अपने नियमों को सरल कर सकते हैं। जितने भी नियम बनाए गए हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, जिससे बिजनेस शुरू करना या उसको चलाना आसान हो जाए। इसके अलावा जो निजी क्षेत्र है उसको कुछ छूट मिलनी चाहिए, जैसे कुछ टैक्स में छूट हो, या फिर स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग दी जानी चाहिए, या फिर रिसर्च के लिए उन्हें सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हालांकि आने वाले समय में धीरे धीरे सरकार के द्वारा ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, जिससे जो हमारा निजी सेक्टर है वो आगे बढ़ पाए। इसके अलावा सरकार की भूमिका भी रहनी चाहिए। नियंत्रक बनने की बजाय सरकार को एक सहायक यानी कि हेल्पफुल के रूप में काम करना चाहिए, कि वो हेल्पर होना चाहिए। इसके अलावा इससे निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो दोस्तों अब एक ऐसा वक्त आ चुका है कि हम अपने निजी क्षेत्र को इन सभी जंजीरों से मुक्त करें, ताकि भारत का भविष्य हमारे उद्यमी जो इनोवेटर्स हैं या फिर मेहनती लोगों के हाथ में होना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं, क्या हमारे प्राइवेट सेक्टर को और आज़ादी मिलनी चाहिए? अब देखिए अगर इसको पूरी आज़ादी मिल भी गई ना, तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा हावी भी हो सकता है लोगों पर। तो अब इसको सोच समझकर ही ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी सरकार को, जिससे जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ज़्यादा छूट भी ना मिले और उसको ज़्यादा बांध कर ना रखा जाए कि पूरे विश्व में वो प्रतिस्पर्धी ना बन पाए। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने किसी नए करंट के टॉपिक के साथ। आपके इसके बारे में क्या विचार है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।